प्राइम डिबेट का वक्त हुआ है। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और आज का मुद्दा प्राइम डिबेट का पित्रोदा का बयान, कांग्रेस परेशान। कांग्रेस में विवादित बयान देकर पार्टी को मुश्किल में डालने वाले नेताओं की कमी नहीं है, बयानों की कमी नहीं है। और इस बीच एक बार फिर से इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, जिन्होंने मौजूदा इंडियन ओवरसीज कांग्रेस का अध्यक्ष रहते हुए विरासत टैक्स की बात की थी, उसके बाद भारत की विविधता को लेकर जो बयान दिया उसे सियासी भूचाल आ गया। पित्रोदा ने कहा कि भारत में ईस्ट के लोग चाइनीज, साउथ के लोग अफ्रीकन दिखते हैं। बाकी लोगों के लिए भी कहा, बताएंगे विस्तार से। लेकिन इस बयान के बाद कांग्रेस ने उनसे किनारा कर लिया। जब यह बयान सामने आया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में सभा के दौरान, वारंगल में थे वो, उन्होंने कुछ यूं कहा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि शहजादे के फिलोसफर ने चमड़ी के आधार पर देशवासियों का अपमान किया, गाली दी। इधर सैम पित्रोदा ने इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। एक रिपोर्ट देखते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करें। सैम पित्रोदा का विवादित बयान, सियासी घमासान। पीएम ने कहा, चमड़ी के रंग के आधार पर अपमान बर्दाश्त नहीं। चमड़ी के रंग के आधार पर मेरे देशवासियों का अपमान मेरा देश सहन नहीं करेगा और मोदी तो कतई नहीं करेगा। पित्रोदा के बयान से कांग्रेस का किनारा। सैम पित्रोदा द्वारा भारत की अनेकताओं को जो उपमाएं दी गई हैं वो बिल्कुल गलत है, दुर्भाग्यपूर्ण है और अस्वीकार्य है। कांग्रेस का कोई उस बयान से बिल्कुल पहले ही दिन से कह दिया कि हम इससे कोई संबंध नहीं रखते और वो उनका अपना निजी होगा, उससे कांग्रेस का क्या लेना देना इनके। पित्रोदा का बयान, कांग्रेस परेशान। चार मेहमान जुड़ चुके हैं, एक एक करके परिचय कराते हैं। शैलेंद्र गुर्जर बीजेपी से हैं, स्वागत आपका। स्वर्णिम जी पीसीसी महासचिव, आपका स्वागत। आशुतोष रावत जी वरिष्ठ पत्रकार, आपका स्वागत। राजीव जैन जी राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, क्या कांग्रेस को लगता है कि सैम पित्रोदा के इस बयान से, जिसमें उन्होंने विविधताओं को लेकर अपनी परिभाषा दी, उसे देश के 140 करोड़ हिंदुओं का, सभी देशवासियों का, सभी धर्म संप्रदाय के लोगों का नुकसान हुआ है, उनकी भावनाएं आहत हुई हैं? देखिए रविंद्र जी, कांग्रेस पार्टी हमेशा देश को एकता के सूत्र में पिरोकर रखने का काम करती आई है और जो कांग्रेस पार्टी है लोकतंत्र के माध्यम से, संविधान के माध्यम से सबको समान अधिकार देने का जो है हमने भी काम किया और उसको लगातार बनाए रखने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। हाँ, जो उपमाएं सैम पित्रोदा ने दी वो उससे हम सहमत नहीं है और बिल्कुल गलत है, उनका इस्तीफा हो चुका है। और सीधी सी बात है, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से, ना सिर्फ आज़ादी के पश्चात, आज़ादी के पहले से हमने ये माना है कि सभी समाज के जो हमारे अलग अलग जो लोग हैं, विविधताएं हैं हमारे देश में, बोली को लेकर के है, धर्म को लेकर के है या रहन सहन को लेकर के है, वो सब एक है, एकता के सूत्र में हमने रखा। और आप जो कह रहे हैं देश में इस्तीफा हो चुका है, मेरा सवाल यह है कि उनके इस्तीफे का इंतजार क्यों किया गया? आखिर कांग्रेस ने अगर उनके बयान का खंडन किया तो उनको उनके पद से क्यों नहीं हटाया गया? रविंद्र जी, हमने बयान का न सिर्फ खंडन नहीं किया, हमने तो ये कहा कि ये बयान गलत है और इससे ये भी नहीं कहा कि इत्तेफाक नहीं रखते। हमने कहा कि जो उपमाएं दी वो गलत है, हमने गलत ठहराया, गलत बताया और गलत कहा। और ये न सिर्फ यहां कहा बल्कि पूरे देश भर में कहा। एक बात है, उनका इस्तीफा देने का इंतजार भी किया, क्या इस्तीफा तो पहले ही हो गया था। सुनिए मेरी बात, इस्तीफा तो जब ये बात सामने आई तभी हो चुका था और इस्तीफा स्वीकार होकर के हटा नहीं होता है। लेकिन एक चीज तय है रविंद्र जी, आज देश में मुद्दा चुनावों में ये नहीं है कि सैम पित्रोदा, मैं आऊंगा सर, मैं बिल्कुल आऊंगा, मैं आऊंगा आपके इस पॉइंट पर आऊंगा सर, बिल्कुल आऊंगा। स्वर्णिम जी थोड़ा सा वक्त दीजिएगा। आज जब इस्तीफे की जानकारी दी गई तो जयराम रमेश ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि श्री सैम पित्रोदा ने अपनी मर्जी से इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने का फैसला किया है। कांग्रेस अध्यक्ष ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। और मैंने जाकर सैम पित्रोदा के भी ट्विटर हैंडल को देखा, उन्होंने इसको रीट्वीट किया है। मतलब सैम पित्रोदा ने अपने बयान पर माफी नहीं मांगी है।
खेद व्यक्त नहीं किया है, कांग्रेस ने उनसे इस्तीफा नहीं मांगा है और उनके बयान को लेकर यह नहीं कहा कि सैम पित्रोदा ने हमसे कहा है कि गलत बयान मैंने दे दिया। पहले मुझे इसका जवाब चाहिए कि आखिर सैम पित्रोदा ने माफी क्यों नहीं मांगी या कांग्रेस ने उनसे इस्तीफा क्यों नहीं लिया, फिर आप मुद्दों की बात जरूर रखिएगा। देखिए रविंद्र जी, सैम पित्रोदा का तो मैं नहीं बता सकता कि उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा, लेकिन हाँ कांग्रेस कुछ नहीं कहा उन्होंने, माफी नहीं मांगी उन्होंने। उनके सुनिए मेरे बात सुनिए ना, उनके बयान को गलत हमने ठहराया। हमने कहा जो उपमाएं उन्होंने दी, भले उनकी भावना कुछ भी रही हो कि देश में विविधताओं में एकता कायम रखने की बात उन्होंने कही हो, लेकिन वो हमने उनके उपमाओं को गलत ठहराया और बिल्कुल गलत ठहराया। अरे प्रधानमंत्री जी जब कपड़ों के आधार पर और जो देश की जो हमारी आवाम है, जनता है, हमारे क्षेत्र, अगर उनको पाकिस्तानी कह देते थे, पाकिस्तान जैसा कह देते थे, तो क्या भारतीय जनता पार्टी से पूछिए ना कि आज तक क्या कार्रवाई की। अरे उन्होंने तो चलिए गलत उपमाएं दे दी, उसके लिए हमने कार्रवाई भी कर दी, लेकिन जो देश के प्रधानमंत्री रहते हुए और अगर कह दें देश में कि एक फलाना स्थान जो है वो मिनी पाकिस्तान है, अगर गृह मंत्री कह दें कि वहां पे पाकिस्तान है, अगर वो कपड़ों के आधार पर किसी को विभेद कर दें, तो हमने तो यही कहा कि भैया जो आप जो देश में नफरत के ये कहां कहा था मिनी पाकिस्तान है इलाका, ये कहां कहा था मिनी पाकिस्तान है इलाका, और हमने इसका भी विरोध किया। कहां कहा था मिनी पाकिस्तान है? आप अगर पुराने बयान उठा के देख ले, कहां कहा था मुझे बताइए, मुझे याद नहीं, हैदराबाद के बारे में क्या कहा था, बिल्कुल यही बयान आए थे। और आपके अगर रिकॉर्ड में देखेंगे तो आपको नजर भी आ जाएगा, भाई भाजपा नेताओं के बयान उठा लीजिए और वायनाड से लेकर के हैदराबाद तक के आप देख लीजिए क्या उन्होंने। अब आप भाजपा नेताओं की बात कर रहे हैं, पहले आप प्रधानमंत्री की बात कर रहे थे। मैं तो सभी की कह रहा हूं जो कपड़े के नाम पर विभेद करते हैं जी, भेद करते हैं, कपड़ों से लोगों को पहचानते हैं, उनका धर्म पहचानते हैं, तो ये तो सारी चीजें सबके लिए लागू होती है। शैलेंद्र गुर्जर, बिल्कुल वाजिब सवाल है, जायज सवाल है। शैलेंद्र गुर्जर ये बताएं कि जब कांग्रेस भी अलग है, शैलेंद्र गुर्जर ये बताइए कि भाई आपने तो कंप्यूटर क्रांति के जनक सैम पित्रोदा की बलि ले ली, और ये स्वर्णिम जी अगर ये सवाल कर रहे हैं कि कपड़ों के आधार पर अगर धार्मिक चश्मे से बीजेपी के नेताओं ने देखा, तो फिर आपने अपने नेताओं पर क्या कार्रवाई की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी ना तो वर्ग में बांटने का काम किया, ना जाति में, ना संप्रदाय में। हमारी सारी योजनाओं का लाभ बिना जाति वर्ग देखे उनको दिया गया है। और मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक का इतना बड़ा उदाहरण भारत में है, तो ये कांग्रेस पार्टी सिर्फ झूठ बोलती है। और कांग्रेस पार्टी का तो चेहरा उजागर हो गया, बेनकाब हो गए कि इनकी सोच विचारधारा क्या है। ये भारत को 4 हिस्सों में बांटना चाहते हैं। आप बताइए सैम पित्रोदा जी कौन है? ये राहुल गांधी जो इनके युवराज है, उनके गुरु हैं, मेंटर हैं, मार्गदर्शक हैं। जब भी विदेशों में दौरे होते हैं, उन सारे दौरों को अरेंज करने का काम ये सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा करते हैं, जो विदेशों में जाकर औपनिवेशिक मानसिकता को ओढ़कर अंकल सैम हो गए हैं, सैम पित्रोदा हो गए, जो वहां बैठ के भारत के टुकड़े करने की बात करते हैं। ये भारत की जनता का अपमान किया है उन्होंने, भारत के लोगों के रंग रूप में। अब शैलेंद्र जी उन्होंने तो इस्तीफा दे दिया, आप क्यों पड़े आप उनके पीछे? उन्होंने दे दिया इस्तीफा, ये भारत की उन्होंने तो इस्तीफा दे दिया है, कांग्रेस ने किनारा कर लिया है, खंडन कर दिया है, भर्त्सना की है इस बयान की। अब आपको क्या फिर चाहिए? रविंदर जी एक बात बता दीजिए, अगर कांग्रेस पार्टी का कोई सीनियर लीडर कोई बात कहता है और राहुल गांधी जी उसको फॉलो करते हैं, विदेशों में जाकर उनके साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, डेमोक्रेसी की दुहाई देते हैं, संविधान की दुहाई देते हैं, लोकतंत्र की हत्या की बात करते हैं, और आज जिस तरह से उनकी सोच उजागर हुई है, बताइए राहुल गांधी जी माफी मांगे। मैं पूछना चाहता हूं, क्या इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अफ्रीकी हैं? मैं पूछना चाहता हूं, भारत की महामहिम राष्ट्रपति क्या अफ्रीकी है? मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस प्रवक्ता से। ये मानसिकता वाले लोग हैं, इन्होंने पहले देश को। स्वर्णिम चतुर्वेदी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सभा में कहा भी है कि शहजादे के फिलोसोफर ने चमड़ी के आधार पर देशवासियों का अपमान किया, गाली दी है। पीछे क्या रहा क्या नहीं रहा उसकी बात नहीं, क्या अब आगे भी सैम पित्रोदा राहुल गांधी के गुरु रहेंगे? जी मेरे से है ये सवाल? हाँ जी बिल्कुल आप ही से। देखिए स्वर्णिम जी एक मिनट देखोगे, पहले भी इन्होंने मुझे लगता है कि एक परेशान इंडिया क्या है, किस तरह से शैलेंद्र जी एक मिनट शांत। शैलेंद्र जी, राम मंदिर और रामनवमी के खिलाफ अगेंस्ट है, तो इस तरह की विचारधारा वाले जिन्होंने भारत को तोड़ने का काम किया,
कर रहे हैं। ये अंग्रेजों की औलाद हैं, अंग्रेज चले गए लेकिन कांग्रेस पार्टी के डीएनए में। शैलेन जी बस प्लीज एक मिनट रुक जाइए, मेरा सवाल अगला हो चुका है स्वर्णिम जी से, अब उन्हें जवाब दे दीजिए। पे हम बिल्कुल आंच नहीं आने देंगे। जी रविंद्र जी बोलिए स्वर्णिम जी। देखिए, मैं तो एक ही बात कहना चाह रहा हूं कि जब जो जहाज डूब रहा होता है वहां पे बड़े उछल उछल के लोग चिल्लाने लगते हैं। ऐसा ही कुछ हमारे देश में भी आम चुनावों में हमने को देखने को मिला। लगातार डूब रहा है जहाज, क्या बात कर रहे हो स्वर्णिम जी? आप देश को चार रविंद्र जी 2-4 बार और सुन लो इससे। धर्म के आधार पर देश को बांट दिया, जाति के आधार पर देश को बांट दिया, आपने जम्मू कश्मीर को देश से अलग कर दिया, आपने पूरी भारत को देश से अलग कर दिया, और आप डूबते जहाज की बात करते हो। आपको सैम पित्रोदा जी को कहना चाहिए था माफी मांगो, बर्खास्त करना चाहिए, आपके राहुल गांधी जी को माफी मांगनी चाहिए। माफी मंगवाइए, भारत की जनता माफ नहीं करेगी। इस तरह की भारत की अस्मिता और एकता अखंडता पे किस तरह का वार किया, वो भी विदेश में। ओके शरण जी बस प्लीज। स्वर्णिम जी थोड़ा और सुन लें, थोड़ा और सुन लें। को है क्या, सुनोगे क्या? और बोलो। आपने बांट दिया। अरे मणिपुर जब जल रहा था यही प्रधानमंत्री चुपचाप बैठे थे, यही बीजेपी के प्रवक्ता चुप बैठे थे मुंह पर लगा करके। क्या वो देश का हिस्सा नहीं था? क्या जब हमारी पहलवान बेटियां संघर्ष कर रही थी सड़क पे तो तुम बांट रहे थे यौन शोषणकर्ता के साथ खड़े थे और अब चिल्ला रहे हो? सुनो, भ्रष्टाचार करने वाली भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार देश में माफी चाहिए। आज खुद प्रधानमंत्री ये देश की अस्मिता का सवाल है, और इनके जो देश की अखंडता का सवाल है। पूरे भारतवासियों में गुस्सा है। सैम पित्रोदा जी को मैं इस चैनल के माध्यम से चैलेंज करता हूं, भारत में आके दिखाएं। मैं बता रहा हूं, मैं एक मिनट ऐसे अगर आप करेंगे तो देखिए दोनों में से किसी की जवाब नहीं सुन पा रहे हैं दर्शक। बिल्कुल जैन साहब मुझे ये बताएं कि जितना नुकसान पहुंचाना था सैम पित्रोदा ने, जितना नुकसान पहुंचाना था कांग्रेस को पहुंचा दिया। अब क्या एक सही तरीके से कांग्रेस को इस पूरे एपिसोड को डील नहीं करना चाहिए था? बस उन्होंने इस्तीफा दिया, उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया। कांग्रेस क्या भरपाई कर पाएगी इसकी? राजीव जैन सर, कांग्रेस देखिए रविंद्र, निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि सैम पित्रोदा के बयान से कांग्रेस को बड़ा भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है और कांग्रेस कुछ नहीं कर पाई। वो तो जयराम रमेश का जिस तरीके से ट्वीट आया उसमें कि पित्रोदा ने इस्तीफा दिया और हमने मंजूर कर लिया, ये कोई काफी नहीं है। हाँ। जिस तरीके से उन्होंने नस्लीय टिप्पणी की है देशवासियों के लिए, कांग्रेस ने पहले किनारा तो कर लिया लेकिन कांग्रेस को समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हो गया। सैम पित्रोदा कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए हमेशा संकट का चीज रहे हैं। उनके विवादास्पद पिछला बयान उनका जो था विरासत टैक्स को लेकर था, उससे भी कांग्रेस ने किनारा किया था, लेकिन कांग्रेस को चाहिए था जब ही उनसे पिंड छुड़ा लेती। अब वो पद से पिंड छुड़ाया, कहीं कांग्रेस को चाहिए था कि उनको कांग्रेस से निकाले, लेकिन पार्टी के वो जो सबसे सर्वोच्च नेता है राहुल गांधी उनके गाइड का काम करते हैं, उनके सलाहकार के रूप में है, तो उनके खिलाफ इतना सख्त एक्शन नहीं ले पा रही कांग्रेस। लेकिन हमेशा विवादों के कारण, जिसको हमारी पत्रकारीय भाषा में कहते हैं कि ये सेल्फ गोल, कांग्रेस के नेता कुछ इस तरीके का बयान दे देते हैं। इस बार देख रविंद्र में आपको ताज्जुब होगा कि मणिशंकर अय्यर जैसे नेता चुपचाप है, उनके बयान नहीं है। 2019 में उनके बयानों से दिग्विजय सिंह चुप है, कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह का सामना करना पड़ा था। जी मैंने कहा दिग्विजय सिंह कुछ नहीं कह रहे हैं। हाँ, दिग्विजय सिंह कुछ नहीं कह रहे, मणिशंकर अय्यर चुप रहे। ये सैम पित्रोदा ने कांग्रेस को कहीं ना कहीं मतलब कटघरे में ही खड़ा कर दिया। कांग्रेस को कुछ सूझ नहीं रहा, लेकिन जो सैम पित्रोदा के रंग है उससे कांग्रेस तंग हो गई। बिल्कुल तो, लेकिन आशुतोष जी अगर मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान को देखें, वहां अगर छत्तीसगढ़ में वो जाकर राम और शिव का जिक्र करते हैं, उधर भगवान कृष्ण और जो प्रज्वन्ना है उनकी तुलना वहां पर कर्नाटक सरकार के कांग्रेस के एक मंत्री कर देते हैं। उनके सहयोगी राम गोपाल वर्मा कह देते हैं कि बेकार का राम मंदिर है। दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव कहते हैं कि मुसलमानों का आरक्षण मिलना चाहिए। क्या इंडिया गठबंधन को, कांग्रेस को यह नहीं पता है कि उनका मुकाबला किससे है? वो बयान देते समय क्यों नहीं समझ पाते कि आखिर उनके बयान का किस हिसाब से उनको लपक सकते हैं बीजेपी और एनडीए के नेता? उनको यह अंदाजा नहीं है क्या सर? और जब तक डैमेज कंट्रोल करते हैं तब तक बहुत देर हो जाती है। तो हम देखिए रविंद्र जी, बिल्कुल हम यह तो नहीं कह सकते हैं कि कांग्रेस को या एनडीए के माफ कीजिएगा इंडिया अलायंस के लोगों को यह नहीं ध्यान रहता है कि इस तरह के उनके बयान सेल्फ गोल में, जैसा कि अभी
राजीव जी ने वो भी कह रहे थे। तो सेल्फ गोल हमेशा से कांग्रेस के लोग करते रहे हैं और इंडिया अलायंस के लोग भी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए राष्ट्रवाद की पिच एक ऐसी पिच है जिस पिच पर अगर आप उतर कर आओगे तो फिर आपको भारतीय जनता पार्टी का आप सामना नहीं कर पाओगे। सैम पित्रोदा ने जिस तरह से पहले ही इनहेरिटेंस टैक्स की बात की थी, अगर उसी समय पे भारतीय कांग्रेस ने अगर उसी समय पर उनके खिलाफ कार्रवाई की होती, उनको चुप करने के लिए कुछ किया होता या उनके खिलाफ एक्शन लिया होता, तो शायद आज कांग्रेस को यह इस स्थिति का सामना नहीं करना पड़ता। कुल मिलाकर के मैं यह कह सकता हूं कि कांग्रेस को इसका नुकसान कितना होगा शायद इसका अंदाजा उनको नहीं है। वो उसको बहुत हल्के में लेकर के छोड़ रहे हैं कि इस तरह के बयानों से उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हमने तीसरे चरण के सुबह जब तीसरे चरण का मतदान शुरू हुआ उस समय लालू प्रसाद यादव का जो बयान आया, उसको जिस तरह से एनडीए ने कैश किया और उसकी वजह से उस कल के जो वोटिंग परसेंटेज पर फर्क पड़ा और वोट पर जो फर्क पड़ा उसको शायद भरपाई करना इंडिया अलायंस के लिए बाद में बहुत मुश्किल होगा। एक माहौल उनको जो उनके लिए फेवरेबल माहौल कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस को लग रहा था कि वो एनडीए की सरकार को, नरेंद्र मोदी की सरकार को घेर सकते हैं, चुनाव में कुछ अच्छा कर सकते हैं। लेकिन हमने पिछले चुनावों में भी देखा और इस चुनाव में भी देख रहे हैं कि ऐसे में वो सेल्फ गोल करते हैं। अगर हिंदू मुसलमान की आप बात करोगे, धर्म के आधार पर आरक्षण की आप बात करोगे जो कि संवैधानिक व्यवस्थाओं के खिलाफ है, अगर आप नस्लीय टिप्पणियां करोगे जो कि संविधान के खिलाफ देश भर में नहीं है, पूरे विश्व भर में नस्लीय टिप्पणियों को बहुत बुरा माना जाता है, अगर उस तरह की टिप्पणियां आप करोगे तो निश्चित तौर पर भारतीय जनमानस के अंदर उसकी बहुत अच्छी इमेज नहीं पड़ेगी। कांग्रेस को अगर उससे लग रहा है कि नुकसान नहीं होने वाला है, हो सकता है उनको लगता है कि उनके वोटर शायद ऐसा ही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को मुझे लगता है कि इन बयानों का फायदा मिलने वाला है। उसके पास जो राष्ट्रवाद की सोच का कार्यकर्ता है, जो वोटर है, शायद वो उससे और एकजुट होगा और एनडीए अलायंस को फायदा मिलेगा। युद्ध का मैदान हो या फिर चुनाव की जंग हो, समय समय पर अपनी स्थिति परिस्थिति को समझते हुए, विपक्षियों की ताकत और कमजोरी को भांपते हुए अपनी रणनीति में बदलाव करना होता है। आधे से ज्यादा सीटों पर चुनाव हो चुके हैं, अभी 4 चरण बाकी हैं। क्या लगता है कि कांग्रेस को अपनी रणनीति को फिर से एक नए सिरे से इस संबंध में सोचना चाहिए कि उनके बयानों का किस तरह से मतलब निकाला जा रहा है या उन पर किस तरह के बयान देने के बाद खुद बीजेपी और एनडीए आक्रामक हो गई है? किस तरह का नैरेटिव सेट करने के मुद्दों के जरिए कांग्रेस की एक कोशिश और तैयारी होनी चाहिए? किन नेताओं को मीडिया में अपनी बात और बयान रखने चाहिए? क्योंकि आप ही लगातार ये कह रहे हैं कि मुद्दों की बात बीजेपी एनडीए नहीं कर रही है, तो फिर अगर नहीं कर रही है तो फिर कांग्रेस कहां है? तो क्या नहीं लगता कि अब इन 4 चरणों के लिए अपनी रणनीति में फिर से विचार करना चाहिए? स्वर्णिम जी। देखिए रविंद्र जी, देश की जनता सब एक ही सवाल पूछती है प्रधानमंत्री जी से, जो 400 औरतों का बलात्कार करने वाला जो प्रज्वल रेवन्ना है उसके लिए वोट मांगने वाले के लिए और उसके साझा होकर के चुनाव लड़ने वाली भाजपा को कोई वोट नहीं देने वाला देश भर में। ये मैं आपको आज बता देता हूं, कोई वोट नहीं देने वाला ऐसी पार्टी को जिसने जो है चंदा देकर के धंधा लेने का काम किया। और जो है सबको पता है कि आज प्रधानमंत्री जी क्या भाषा बोल रहे थे 2 उद्योगपतियों के लिए, जिनके लिए उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी उनको बचाने में। तो इस तरह की जो चीजें सामने आती हैं, यही प्रधानमंत्री हैं जब चुप रहते हैं मणिपुर पर। क्या आपको लगता है कि इनको वोट देंगे? अरे आपकी गवर्नेंस कुछ नहीं है। आपने किसी एक व्यक्ति का कोई 2 शब्द उठा करके अगर आप चालू हो गए, बोलने लग गए, उससे वोट नहीं मिलते। वोट होता है परफॉर्मेंस से। वोट होते हैं जब प्रधानमंत्री जी को यह जवाब दें और बताएं कि क्यों वो वहां पे प्रज्वल रेवन्ना का हाथ उठा करके उसके लिए वोट मांग रहे थे, जबकि उन्हें पता था कि यह आदमी 400 औरतों का बलात्कार कर चुका है और उसके वीडियो यहां पूरे देश भर में वायरल हुए। उनको बताना होगा कि उनकी पार्टी ने क्यों आज बृजभूषण शरण सिंह के बेटे को पुरस्कृत करते हुए टिकट दिया, जबकि उस पे क्या आरोप है, गंभीर आरोप है, बताने की आवश्यकता नहीं है। ये मुद्दे तो ये हैं, महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की आय दुगनी क्यों नहीं हुई, क्यों महंगाई बेरोजगारी कम नहीं हुई, कहां जाएगा युवा? इन्हीं मुद्दों पर चुनाव हो रहा है और इन्हीं मुद्दों पर है। प्रधानमंत्री जी कितना भी कोशिश कर लें, मुद्दे नहीं बदलने वाले। जनता ने मन बना लिया है कोशिश कर लीजिए, कुछ भी लेकर आ जाइए, लेकिन जो आपके महंगाई के, भ्रष्टाचार के, बेरोजगारी के मुद्दे हैं वो लोगों के जहन में हैं। और दूसरी तरफ जो आपके नेताओं से, आपके गठबंधन के नेताओं से जुड़ी हुई बातें हैं, उनका भी जवाब बीजेपी को देना होगा। रविंदर जी, सबसे पहले मैं याद दिला देता हूं मेरे कांग्रेस के साथी को,
अगर महंगाई दर सबसे ज्यादा थी तो यूपीए की सरकार में थी 11.9%। आप अगर ये कहना चाहो कि देश में महंगाई नहीं है, जनता महंगाई से त्रस्त नहीं है, तो ये देश की जनता का अपमान है। अपमान कर सकते हो, युवाओं का अपमान करते हो जब ये कहते हो कि बेरोजगारी नहीं है। स्वर्णिम जी ये युवाओं का अपमान है। और जब कहते हो किसानों ने आत्महत्या नहीं की, स्वर्णिम जी बोलने दीजिए, उनके बोलने दीजिए, जवाब दे रहे हैं वो। तो आप किसानों का अपमान करते हो। वो अभी बेरोजगारी पर भी एक आंकड़ा देंगे, उनको भी सुन लीजिए जरा। क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बलात्कारियों के प्रचार अभियान में गए, बलात्कारी का हाथ उठाकर गए, तो क्यों वोट मांगते थे? ये जवाब नहीं दोगे तो जनता आपको वोट नहीं देने वाली। अरे शहंशाह कह लो अपने नेता को, लेकिन बलात्कारियों का समर्थन करने वाले शहंशाह को वोट नहीं मिलेगा। हार गए। राजीव जैन सर, मैं आपके पास आता हूं क्योंकि यहाँ पे दोनों ही नेता एक साथ से बोल रहे हैं। मैं आपसे समझना चाहता हूं क्या वाकई में महंगाई भ्रष्टाचार मुद्दे लोगों के जहन में हैं या ये पीछे छूट चुके हैं, और उसकी पार्टी के नेता ने क्या कहा, उस बयान का कितना अपमान देश का और भावनाओं का हुआ, वो बयान ज्यादा आगे आ गए हैं चुनाव में? देखिए रविंदर, ये महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, ये एक हमेशा के मुद्दे रहे हर चुनाव में। यदि आप पिछले 8-10 चुनाव की मीडिया रिपोर्ट्स भी देखें तो उन सब चुनावों में ये मुद्दे हावी रहे। 2014 के चुनाव में भी भाजपा इसी मुद्दे पे चुनाव जीती थी। अब बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार, तो ये मुद्दा अभी भी है। जो विपक्ष में रहता है वो इन मुद्दों को उठाता है, और जो सत्ता पक्ष में रहता है वो इनके खिलाफ भी जाता है। तो अब ये तो जनता देखती है, जनता के जहन में ये सब मुद्दे होते हैं। हाँ। लेकिन जिस तरीके की कार्यशैली राजनीतिक दलों की रहती है, और वादे, अगले इरादे क्या है राजनीतिक दलों के जो सत्ता में आने की दावे करते हैं उनके, तो उस पर जनता ज्यादा गौर करती है कि किस रूप में है। अब जैसे सैम पित्रोदा वाला बयान आया, उन्होंने पहले भी कहा था कि मंदिर बनाने से क्या होगा, लेकिन जनता कहीं ना कहीं इन चीजों से भी, संस्कृति से, भावनात्मक मुद्दों से भी जुड़ी होती है। वो कहीं मतलब भूखी रह सकती है, लेकिन अपने जो भावनात्मक मुद्दे, जो उसको आहत करने वाले मुद्दे होते हैं, उनको कहीं सहन नहीं करती है। ये चीजें भी विपक्षी दलों को, खासकर कांग्रेस को देखनी चाहिए, क्योंकि उसके पिछले 2 चुनावों का जो नतीजे आए उससे ये साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस का जो वो रहे मुद्दे, उनको जनता ने कहीं ना कहीं नकारा। उस टाइम भी पिछले चुनाव में 2019 में भी कांग्रेस ने महंगाई और भ्रष्टाचार, बेरोजगारी के मुद्दे बहुत जोर शोर से उठाए थे, लेकिन वो कहाँ हुए? हाँ सर, ये सब नतीजे में और आने वाले क्या आप मान रहे हैं इन 3 चुनाव में उठे हुए मुद्दों का ही एक्सटेंशन आगे आने वाले चुनाव प्रचार में, बयानों में सुनने को मिलेगा, रैलियों में सुनने को मिलेगा, या एपिसोड या पार्ट 2 बिल्कुल डिफरेंट होगा, उसमें कंटेंट डिफरेंट होगा? देखिए, अभी अगर 2024 के आप लोकसभा चुनाव के तीनों चरणों को देखें तो यहां तीनों चरणों में हमने लगातार मुद्दों को बदलते हुए देखा है, थीम बदलती हुई देखी है पूरे कैंपेनिंग की, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस की तरफ से हो। मुझे लगता है कि आने वाले जो 4 चरण हैं उसमें भी शायद दोनों राजनीतिक दल एक नई स्ट्रेटेजी के साथ आएंगे, अपने मतदाता को लुभाने के लिए जो उनको अच्छा लगेगा वो करते हुए नजर आएंगे। इसलिए मैं देख पा रहा हूं कि इन अगले 4 चरणों में हो सकता है कि हमको एक नई थीम देखने के लिए मिले। बिल्कुल, और मतदाता भी नजर बनाए हुए हैं हर राजनीतिक दल, हर राजनेता के बयानों पर, उनकी तरफ से उठाए गए मुद्दों पर, और उसी समझ के साथ हमें पूरा यकीन है कि आगे आने वाला वोटर भी उसी लिहाज से वोट करेगा। चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्राइम डिबेट में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।